जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है व्यंजन की शुरुआत किए थे और उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट पाल जी भी साथ में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। तो वो अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप भी जो है अच्छे से तैयारी करिए। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना, जहाँ से पिछली वीडियो में हम लोग व्यंजन को छोड़े थे उसके आगे से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कि व्यंजन किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखे थे कि प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं और प्रत्येक वर्ग के क्या क्या विशेषताएं होती हैं प्रत्येक वर्ग में व्यंजन की, वो सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा व्यंजन का वर्गीकरण। उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ से हम लोग पिछले वीडियो जो है हम लोग पढ़े थे उसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि हम लोग पढ़े थे नुक्ता चिन्ह। हम लोग क्या पढ़े थे? नुक्ता चिन्ह। इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि नुक्ता चिन्ह क्या होते हैं। ये किसी वर्ड के आगे लगे होते हैं। मान लीजिए इस सिरोरेखा हो गई, एक खड़ी पाई हो गई, ये किसी वर्ड के आगे लगे होते हैं। क्या होते हैं? इसको क्या कहते हैं? अगर कोई चिन्ह किसी वर्ड के आगे लगा उसे क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह कहते हैं। और यह चिन्ह जिन वर्डों के आगे लगा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अरबी फारसी वर्ड। क्या कहते हैं? अरबी फारसी वर्ड कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अरबी फारसी वर्ड कहते हैं। तो एक हमारे हिंदी में विद्वान थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उन्होंने कहा था कि इन वर्डों से जो शब्द हिंदी में बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? हिंदी में उनको हम कहेंगे अरबी फारसी वर्ड कहेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि हमारे कौन कौन से अरबी फारसी वर्ड हमारे थे? का, खा, गा, ज, फा। अगर पूछे कि हिंदी में कितने अरबी फारसी वर्ड हैं तो आप लोग बताइए क्या? 5। कौन कौन? और एनसीईआरटी के अनुसार अगर पूछेगा तो 3 ही होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? एक होता हमारा खा, जा और फा। ये 3 क्या होते हैं? हमारे एनसीईआरटी में 3 दिया है। कौन कौन से दिए हैं? हमारा दिया है खा, जा, फा। तो ये 3 अगर हिंदी में पूछेगा तो 5 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने माना कितना है? 3 माना है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इन वर्डों से जो शब्द बनेंगे और उनका हिंदी में प्रयोग हो तो क्या कहलाएंगे? अरबी फारसी वर्ड कहलाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम आपको बताया था, आप लोग नोट करिएगा आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। तो आप लोग बताइए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इन वर्डों को कौन से वर्ड आप लोग जानते हैं? कौन कौन से अरबी फारसी वर्ड होते हैं? एक होता है हमारा का, खा, गा, ज, फा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इन वर्डों को हिंदी में शामिल किया था। हिंद ने इन वर्डों को हिंदी में शामिल किया था। हिंदी में शामिल किया था तथा
कहा कि इन वर्डों से जो शब्द बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, अरबी फारसी वर्ड कहेंगे। और किया था, और कहा कि इन वर्डों से जो शब्द बनेंगे, जो शब्द बनेंगे वे अरबी फारसी शब्द कहलाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि इन वर्डों को, जो अरबी फारसी वर्ड हैं, हिंदी में किसने शामिल किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। क्या बताएंगे, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने कहा कि इन वर्डों से जो शब्द बनेंगे हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे, अरबी फारसी वर्ड कहेंगे। हम जब शब्द का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अरबी शब्द कौन होते हैं, फारसी शब्द कौन होते हैं, देसी शब्द कौन होते हैं, संकर शब्द कौन होते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। आप लोग इसी एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पहले हम लोगों ने व्यंजन की परिभाषा देखी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे हिंदी में कितने व्यंजन हैं, 39 भी होते हैं, 33 भी होते हैं। आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ बताया गया है। प्रत्येक वर्ग के बारे में देखा है, वर्ग क्या होते हैं इसको बताया गया था आपको। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पहला पढ़ेंगे हम लोग, पहला हेडिंग इसमें डालिएगा, उच्चारण प्रश्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पहला क्या रहेगा इसमें, उच्चारण प्रश्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है अभ्यांतर प्रश्न, एक होता है हमारा बाह्य प्रश्न। तो अगर उच्चारण प्रश्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अभ्यांतर प्रश्न, एक होता है बाह्य प्रश्न। अब बात होती है कि अभ्यांतर प्रश्न होते क्या है और बाह्य प्रश्न क्या होते हैं। तो अगर अब हम पहले बार देख लेते हैं अभ्यांतर प्रश्न क्या होते हैं और बाह्य प्रश्न क्या होते हैं। तो अभ्यांतर प्रश्न होगा, आप लोग हेडिंग डालिएगा, अभ्यांतर प्रश्न में लिख लीजिएगा आप लोग कि ध्वनि उत्पन्न होने से पहले, मतलब कोई भी ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वाक्येंद्रीय की क्रिया को क्या कहते हैं, अभ्यांतर प्रश्न कहते हैं। एक बार आप लोग लिखिएगा, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे कि ये परिभाषा क्या कह रहा है। तो आप लिखिएगा कि ध्वनि उत्पन्न होने से आप लोग ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वाक्येंद्रीय
आप लोग इसको लिखिएगा कि ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्री की क्रिया को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। तो कोई पूछ लेगा अभ्यंतर प्रत्न क्या है, बता देना कि ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिंद्री की क्रिया को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। जैसे मैं का बोलने जा रहा हूँ, का क्या है? व्यंजन है। का बोलने से पहले हमारे देखो कंठ जो है वो क्रियाशील हो जाती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे मैं चा बोलने जा रहा हूँ तो आपका जीव जो है पहले से ही जो है तालु को क्या कर स्पर्श कर लेगी। चा बोलने पहले, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले आप चा जब तक ध्वनि नहीं बोलेंगे तब तक समझ नहीं है, लेकिन ध्वनि उत्पन्न होने से पहले हमारी जीभ क्या है? क्रियाशील हो जाएगी। वाक इंद्री मतलब क्या होता है? वाक धन इंद्री। वाक मतलब क्या होता है? वाणी, और इंद्री मतलब क्या होता है? शरीर का वाह अंग जो हमारे किसी भी काम करने में क्या हो? सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? इंद्री कहते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वाक इंद्री मतलब है क्या बोलने जा रहा हूँ, जीवा क्या एक इंद्रिय है, तो जीवा देखिए पहले ही तालु को क्या कर रही है? स्पर्श कर जा रही है। पा बोलने जाने देखो ओठ पहले से क्रियाशील हो जा रहा है। तो क्या बताएंगे अभ्यंतर प्रत्न क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वाकिंद्री की क्रिया को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। इस अभ्यंतर मतलब क्या होता है? अभ्यंतर प्रत्न बताइए। अभ्यंतर मतलब अंदर की क्रिया क्या, हमारे मुख हुआ के अंदर क्या हो रही है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। जैसे मैं पा बोले थे, ओठ देखिए पहले से क्या हो रही, ध्वनि निकल रही है पा, ओठ क्या है? क्रियाशील पहले हो गई, ध्वनि तो बाद में आई है ना। तो वही बात बताना चाहता हूँ, अभ्यंतर प्रत्न में आप जो है ध्वनि के पहले, हम ध्वनि उत्पन्न नहीं होना उसके पहले जाना है कि उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। अभ्यंतर प्रत्न उसी को कहेंगे। जैसे पा मैं बोल रहा हूँ, पा जो है ध्वनि के रूप में ना हो, उसके पहले हमको अगर पता चल जाए कि पा का उच्चारण कहाँ से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभ्यंतर प्रत्न कहेंगे। तो आप लोग अभ्यंतर प्रत्न आप हेडिंग डालिएगा, इसको परिभाषा लिखिए, उसके बाद अभ्यंतर प्रत्न में कौन कौन से आते हैं हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इसको एक बार लिखिए। तो अभ्यंतर प्रत्न बता देना, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले कोई पूछे तो हमेशा बता, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिंद्री की क्रिया को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। मतलब साफ बातों में यही है कि ध्वनि उत्पन्न ना हुआ हो। इसमें चा बोलने जा रहा हूँ, चा के उच्चारण के पहले हमारे जीवा, आप लोग प्रैक्टिकल करिए, जीवा जो है तालु को क्या कर रही है? टच कर जा रही है। मैं टा बोलने जा रहा हूँ, जीवा क्या कर रही है? मूर्धा को टच कर जा रहे, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले। तो क्या करें? वागिंद्री अपनी क्रियाशील हो रही है ना, इसी को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। कोई बाहर से देख कर नहीं बता सकता, आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद बाह्य प्रत्न क्या होता है? इसको हम लोग बाहर से देख कर बता सकते हैं इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो ये दोनों में अंतर, अगर साफ अंतर ये है कि अभ्यंतर प्रत्न का उच्चारण कोई देख कर नहीं बता सकता, आप खुद ही बता सकते हैं, और बाह्य प्रत्न का उच्चारण हम लोग बाह्य रूप से देख सकते हैं। तो आप इसको परिभाषा के रूप में लिखिए, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिंद्री की क्रिया को अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रत्न में कौन कौन से आते हैं व्यंजन, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाह्य प्रत्न की। तो आप लोग अब हेडिंग डालिएगा अभ्यंतर प्रत्न। अब हम लोग देखते हैं कि अभ्यंतर प्रत्न के आधार पर वर्गीकरण, कोई उच्चारण प्रत्न के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा अभ्यंतर प्रत्न, एक होता है बाह्य प्रत्न। अभ्यंतर प्रत्न हम लोगों ने देखा किसे कहते हैं, अब इसी को डालेंगे आप लोग, अभ्यंतर प्रत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। आप लोग डालिए हेडिंग अभ्यंतर प्रत्न के आधार पर, अभ्यंतर प्रत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण प्रत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हमने तो 2 प्रकार के हो, एक होता है अभ्यंतर प्रत्न, एक होता है बाह्य प्रत्न। अभ्यंतर प्रत्न किसे कहते हैं? हम लोग देखा ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिंद्री की क्रिया को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रत्न कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अभ्यंतर प्रत्न के आधार पर कौन कौन से व्यंजन आते हैं, उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो आप लोग डालिएगा तो आप लोग सीरियस लिख चलिए आएगा। उच्चारण के आधार पर
अभ्यांतर प्रंत के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखते हैं उच्चारण स्थान नहीं, उच्चारण के आधार पर, बस उच्चारण स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उच्चारण के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो पहला इसमें होता हमारा स्पर्शी व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 16। एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोग पढ़े होंगे, वो कितने स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। लेकिन स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। तो इस दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जब इस स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो आप लोग कितने बताएंगे? 25। और स्पर्शी व्यंजन पूछेगा कितने बताएंगे आप लोग? 16। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को स्पर्श व्यंजन बताया गया था। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं इसको हमने बताया था। तो स्पर्शी और स्पर्श व्यंजन में बहुत अंतर है। स्पर्शी व्यंजन कहेगा तो 16 होते हैं और स्पर्श व्यंजन कहेगा तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। और ये 16 कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं। इसमें आता हमारा का वर्ग, का, खा, गा, घा, मा। इसमें चा वर्ग नहीं आता है। स्पर्शी व्यंजन में क्या नहीं आता है? चा वर्ग नहीं आता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ता, था, दा, ढा, आड़ा। उसके बाद हम लिखेंगे ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद हम लिखेंगे पा, फा, बा, भा, मा। देखिए कितने हुए? सॉरी, इसमें जो है पंचम अक्षर नहीं रहेगा। इसको हम लोग इसमें नासिक वर्ण के रूप में जानते हैं। अभ्यांतर प्रंत के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। इसमें जो है पंचम वर्ग, इसका अंगा, आड़ा, ना और मा नहीं होता। इसको हम लोग किस में बात देते हैं? नासिक वर्ण में देते हैं। तो कोई पूछेगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो 25। और स्पर्श व्यंजन कितने नहीं, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं और स्पर्श व्यंजन 25। तो कौन कौन से 16 होते हैं ये बताइएगा कि का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था। स्पर्शी व्यंजन 16 आप इसको बताइए। लेकिन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइए, बहुत बार पूछा जाएगा स्पर्शी व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। तो आप लोग याद कर लीजिए यहीं पर स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं। पहला ये था। और दूसरा हम लोग देखेंगे स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन देखो, स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं और स्पर्शी संघर्षी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं वो? हमारे होते हैं चा, छा, जा और झा। तो स्पर्शी संघर्षी पूछेगा तो 4 बताएंगे और स्पर्शी व्यंजन पूछेगा तो कितने बताएंगे? 16 बताएंगे। तो आप लोग और आगे डालिएगा। एक होता है हमारा इसी में, इसको नोट करिएगा, एक होता है हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमारे तीनों कौन कौन से होते हैं? तो सा, सा और हा। ये क्या, इनको हम लोग क्या कहेंगे? 4 होते हैं। कौन कौन है? संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? 4। और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन तो 4 होते हैं। यहाँ पर देखो संघर्षी है लेकिन क्या है? स्पर्शी संघर्षी है। तो कौन? चा, छा, जा, झा। और संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो कौन होते हैं? 4। कौन कौन से? सा, शा, हा। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, कन्फ्यूजन बहुत करेगा। जब स्पर्शी व्यंजन पूछेगा 16, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन पूछेगा 4। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा। और संघर्षी व्यंजन पूछेगा 4। कौन कौन से? शा, शा, हा।
इसके बारे में हम बताएंगे स्पर्शी संघर्षी कौन होते हैं, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सा, चा, छा, जा, झा, कितने आते हैं, 4 आते हैं। और संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं, 4, कौन कौन से हमारे, शा, 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 हाँ, इतने आते हैं। आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद आप लोग अच्छे से देखिए, यहीं पर याद ज़्यादा ये बनाइए कि यहीं पर हमको याद करना है, फिर एक दोबारा से नहीं। तो स्पर्शी संघर्षी, संघर्षी और स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी 16, स्पर्शी संघर्षी 4, कौन कौन से होते हैं, ये चारों। और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो आप लोग, और एक होता है हमारा संघर्षहीन व्यंजन। क्या होता है, संघर्षहीन व्यंजन। एक हमारा होता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन हमारे कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं 2। कितने वर्ड आते हैं, 2। कौन कौन से हैं, या और वा। कौन कौन से हैं, या और वा, या और वा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अर्धस्वर कहते हैं। इसी लोग हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप लोग सिर्फ अभी एक मोटा मोटा हेडिंग डालते चलिएगा आप लोग। अर्धस्वर, इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं, हम लोग इसको आगे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछेगा संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, या और वा। देखिए कितने कन्फ्यूजन है। संघर्षी व्यंजन 16, कौन से, एच, ए वर्ग, का वर्ग, टा। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16, पहला है। और पूछेगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 बताएंगे। और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, फिर 4 बताएंगे। और संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं, आप लोग बताएंगे, ये 2 होते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा और अच्छे से याद करिए, कोशिश करिए इसी क्लास में ही याद हो जाए। इसको अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए। अब आगे हम चलते हैं, आगे वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो आप लोग क्लास में ही ज़्यादा प्रयास करिए, यहीं पे याद हो जाए। बहुत बार पूछा जाता है इसको, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण स्थान अलग होता है। तो हमारा 5वां नंबर क्या आ जाएगा, पार्श्विक व्यंजन या लुंठित व्यंजन जिसको कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, हमारा 5वां क्या होगा, प्राकंपित व्यंजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्राकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं, एक व्यंजन आता है, कौन सा आता है हमारा, रा। कोई पूछेगा प्राकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, रा। देखो रा को बोलते समय हमारी जीभ क्या होती है, इस तरह से कुछ मुड़ जाते हैं, लुंठित हो जाती है। और जीभ को बोल एक विशेष प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है, रा रा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्राकंपित व्यंजन भी कहते हैं और लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। एक हमारा होता है पार्श्विक व्यंजन। एक हमारा क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में कौन आता है, हमारा आता है ला। प्राकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन में कौन आएगा, रा। और पार्श्विक व्यंजन में कौन आएगा, ला। देखो ला को बोलते समय हमारी जीवा जो है तालू पे ऐसे लग जाती है और उसकी बगल से क्या निकलती है, हवा निकलती है, स्पर्श करते, इसलिए इसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन में कौन आती है, ला। और प्राकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन पूछेगा कौन है, तो रा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। तो और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ला। और प्राकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, रा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि प्राकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन है, ला। और प्राकंपित व्यंजन कौन है, रा। तो आप लोग इसको नोट करिए। और एक होता है हमारा, आपको बताया था हमने, द्विगुण व्यंजन। इसमें आप लिखिएगा द्विगुण व्यंजन। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से आप लोग पता होगा, एक होता है दा, एक होता है ढा।
इसमें नीचे क्या लगा, इसके नीचे लगा होता है ताड़नजात चिन्ह। हम लोगों ने चिन्ह के बारे में बात की थी। अनुस्वार क्या होता है, पंचमा अक्षर बिंदु क्या होता है, ताड़नजात चिन्ह क्या होता है, नुक्ता चिन्ह क्या होता है, विसर्ग चिन्ह क्या होता है, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, ए है ढा और अड़ा। तो आप लोग प्राकंपित व्यंजन पूछेगा या लुंठित व्यंजन पूछेगा रा बताएंगे, पार्श्विक व्यंजन पूछेगा ला बताएंगे, द्विगुण व्यंजन पूछेगा इन दोनों को बताएंगे। आप लोग इसको नोट करिए। और अंतिम हमारा बचता है, आप इसको नोट करिए। तो अंतिम जो इसका आधार उच्चारण के आधार पर बचता है तो उसको आपको बताते हैं हम। लास्ट आधार हमारा क्या है, नासिक। एक होता है हमारा नासिक व्यंजन होता है, इसी को हम लोग पंचमा अक्षर कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पंचम वर्ण। इसी को क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक, चाहे आप नासिक व्यंजन कहिए, चाहे पंचमा अक्षर कहिए, चाहे पंचम वर्ण कहिए, चाहे अनुनासिक कहिए। अनुनासिक कहिए। देखो क्या अनुनासिक का अगर हम लोग संरक्षित करें तो क्या होगा, अनुधन नासिक के, अनुधन नासिक के। अनु मतलब क्या होता है, पीछे। अनु मतलब क्या होता है, पीछे। और नासिक मतलब क्या होता है, नाक। अनुधन नासिक, नासिक लिखिएगा आप लोग, अनुनासिक है ना। नासिक मतलब क्या होता है, नासिक का मतलब क्या होता है, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, नाक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नाक। संस्कृत में नाक को क्या कहते हैं, नासिक। तो अनु मतलब पीछे, नासिक मतलब नाक। और नाक के पीछे क्या होता है, मुंह। देखो नाक के पीछे क्या है, मुंह। तो इसके पीछे क्या है, मुंह। और ये क्या है, नाक ना। कि ये इसका मतलब ये है, अनुनासिक जो वर्ड होते हैं उसका उच्चारण हम किससे करते हैं, मुंह और नाक दोनों से होता है। तो अनुनासिक में कौन कौन से आते हैं, हमारे पंचम वर्ड कौन कौन से होते हैं आप लोग पता ही होगा। एक होता है हमारा का वर्ग का पंचम वर्ड, फिर चा वर्ग का, फिर हमारा होता है ता वर्ग का, और ता वर्ग का, और पा वर्ग का। ये क्या है, देखिए ये हमारे क्या है, पंचम वर्ड हैं। देखो अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये कौन कौन से होते हैं। इसी को आप चाहे नासिक व्यंजन कहिए, चाहे पंचमा अक्षर कहिए, चाहे पंचम वर्ड कहिए, चाहे अनुनासिक कहिए। अनुनासिक का अर्थ हो गया ना, अनुनासिक कौन होते हैं, अनुनासिक वर्ड वो होते हैं जिनका हम उच्चारण क्या करते हैं, मुंह और नाक दोनों से होता है। अनु मतलब क्या होता है, पीछे। नासिक मतलब क्या होता है, नाक। और मुंह, नाक के पीछे क्या होता है, मुंह होता है। तो मतलब इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो इनके कितने नाम हैं, इसके बहुत से नाम हैं। इसी को हम लोग नासिक व्यंजन भी कह देते हैं, इसी को हम लोग पंचमा अक्षर भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग पंचम वर्ड भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ड भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा अभ्यंतर पत्र के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। हम लोगों ने देखा कि अभ्यंतर पत्र किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसके आधार पर जो वर्गीकरण है उसको देखा कि कैसे स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं, 16 होते हैं। का वर्ग, उसमें का वर्ग है, टा वर्ग है, और ता वर्ग है, पा वर्ग है, लेकिन उसका पंचम जो है वर्ड उसमें नहीं आता है। इस प्रकार 16। और इसलिए अब उसके बाद हमने देखा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से, चा, छा, जा, झा, लेकिन जो चा वर्ग का पंचम और उसमें नहीं आता। फिर हम लोगों के संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारे तीनों सा, सा और हा। फिर हम लोगों ने देखा संघर्षहीन व्यंजन कौन होते हैं, या और वा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने कहा था कि प्राकंपित व्यंजन क्या होते हैं, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो रा। देखो रा को बोलते समय जीवा जो है लुंठित हो जाती है, और कंपन एक विशेष प्रकार की कंपन होती है। और ला हम लोगों ने देखा कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो ला। और द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए धा और अड़ा। और नासिक व्यंजन पंचमा अक्षर और पंचम वर्ण और अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ण का जो है अंतिम वर्ण होता है। देखिए अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। ये हुआ हमारा अभ्यंतर प्रंथ के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बाह्य प्रश्न किसे कहते हैं। अभ्यंतर प्रश्न हम लोगों ने कहा किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण देखा। अब दूसरा हेडिंग आप लोग लगाइएगा बाह्य प्रश्न।
वाह है प्रयत्न। अब बात ये उठती है कि वाह प्रयत्न होता क्या है। तो वाह प्रयत्न होता है, पहले आप लोग परिभाषा लिखें, उसके बाद हम समझाते हैं। ध्वनि के अंत की क्रिया को वाह प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि के अंत की क्रिया को वाह प्रयत्न कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न क्या था? ध्वनि के पहले की क्रिया। अब वाह प्रयत्न क्या होता है? ध्वनि के बाद की क्रिया। तो ध्वनि के अंत की क्रिया, जैसे मैंने बोला का और बोला खा। देखिए, का बोलते समय हमारे गले में किसी प्रकार का कंपन नहीं हुआ, लेकिन खा बोलते समय हमारे गले में एक विशेष प्रकार की कंपन हुआ। तो खा जब हम लोगों ने ध्वनि उत्पन्न की, उसके बाद जो क्रिया हुई उसे क्या कहेंगे? वाह प्रयत्न कहेंगे। देखिए, का बोलिए और खा बोलिए। का बोलते समय आपके गले में कोई कंपन विशेष प्रकार के नहीं, खा बोलते समय एक विशेष प्रकार की कंपन होती है। ये हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं? बाह्य रूप से पता लगा रहे हैं ना। यहाँ से आप छूएंगे आपको पता चला जाएगा, लेकिन अभ्यांतर पद में आप लोग बाह्य रूप से इसको नहीं पता लगा सकते। तो वही लिखा है, ध्वनि के अंत की क्रिया को क्या कहते हैं? वाह प्रयत्न कहते हैं। इसमें ध्वनि जो है उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद ध्वनि के अंत की क्रिया, जिसमें खा बोल दिया, उसके बाद पता लग रहा है ना कि खा में जो है गले में कंपन उत्पन्न हुई कि नहीं हुई। तो अगर कोई पूछेगा वाह प्रयत्न किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि ध्वनि के अंत की क्रिया को क्या कहते हैं? वाह प्रयत्न कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे घोष के आधार पर, अघोष के आधार पर, उसके बाद प्राण के आधार पर, अल्प प्राण, महाप्राण, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोग जानेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य रूप से इसको जानेंगे। जैसे अल्प प्राण में क्या होता है? मुख से हवा कम निकलती है, महाप्राण में मुख से हवा ज़्यादा निकलती है। तो हम लोग बाह्य रूप से देख रहे हैं ना। तो वही क्या, ध्वनि के अंत की क्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आप लोग हेडिंग डालिएगा बाह्य प्रयत्न, और इसका क्या लिखिए, इसका परिभाषा लिखिए। उसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकरण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण इसमें हम लोग करेंगे वो करेंगे घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। आप लोग डालिएगा बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और पहला जो वर्गीकरण करेंगे हम किसके आधार पर करेंगे? घोषत्व के आधार पर। अब जान लेते हैं घोष का अर्थ क्या होता है। बात ये उठती है कि घोष का अर्थ क्या होता है। घोष का अर्थ, बात उठती है कि घोष का अर्थ क्या होता है। तो घोष का अर्थ स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। स्वर यंत्र मतलब जो हमारे स्वर यंत्र हैं, जिससे हम लोग अपने स्वरों का उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र में कंपन। घोष का अर्थ क्या होता है कि स्वर यंत्र में कंपन। स्वर यंत्र में कंपन। अगर स्वर यंत्र में कंपन हो रहा है, स्वर यंत्र में अगर कंपन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं घोष या सघोष। अगर किसी व्यंजन को उच्चारण करते समय अगर स्वर यंत्र में कंपन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सघोष या घोष। अगर किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अघोष। तो यही होता है, घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर यंत्र में कंपन। कि हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे स्वर में कंपन, यंत्र में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग कोई पूछेगा घोष
का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि स्वर यंत्र में कंपन, यानी कि हम व्यंजन का जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे स्वर यंत्र में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग इसको डालिएगा और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक होता है हमारा अघोष, इसके अंतर्गत कौन सा होता है, घोषत्व के आधार पर एक होता है हमारा अघोष व्यंजन, एक होता है हमारा सघोष व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और दूसरा कौन सा होता है, सघोष व्यंजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घोष व्यंजन भी कहते हैं, घोष व्यंजन। तो वायप्रत्न किसे कहते हैं, ध्वनि के अंत की क्रिया को वायप्रत्न कहते हैं। इसमें ध्वनि जो है उत्पन्न हो जाए उसके बाद की क्रिया पता लगती है। फिर वायप्रत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण किसके आधार पर करना है, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर करना है तो घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर यंत्र में कंपन। इस हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे स्वर यंत्र में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग वर्गीकरण करने वाले हैं। और इसमें कौन कौन से हैं, दो हैं, एक अघोष व्यंजन होता है, एक होता है सघोष व्यंजन। आप लोग इसको एक बार नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। क्या हम पढ़ेंगे, पहला हम लोग ले अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन ठीक है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता है, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। अब अघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम लोग इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, एक आता है हमारा का, खा, फिर आता है चा, छा, फिर आता है ता, ठा, फिर आता है था, था, फिर आता है पा और फा। कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का, खा, चा, छा, ता, ठा, ता, था, पा, फा। और इसके अलावा क्या आता है हमारा सा, सा और क्या आता है शा। इसमें जो है हा नहीं आता है, क्या नहीं आता है, हा नहीं आता है। अघोष व्यंजन में क्या, हा नहीं आता है। देखिए आ कह रहा है कि हा नहीं, आ क्या कह रहा है, आ कह रहा है कि हा नहीं। अघोष व्यंजन में हा नहीं आता है। बहुत बार पूछा जाता है कि अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसमें ऑप्शन में हा दिया रहता है, हा नहीं होता है। आ क्या कह रहा है, आ कह रहा है कि हा नहीं। तो इसको हम लोग क्या क्या बताएंगे कि अघोष व्यंजन कौन कौन से आते हैं, इस प्रकार बता देते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और कौन, और तीनों सा, सा क्या होते हैं, हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो आप बता दीजिए कितने होते हैं, 13। टोटल संख्या कितनी होती है, 13। तो अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे का और खा बोलिए, आपके
गले में विशेष प्रकार का कंपन कोई नहीं, लेकिन गा घा ङा एक कंपन विशेष प्रकार की होगी। तो आप लोग इस प्रकार भी याद रहे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और कौन कौन से आते हैं, सा 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 सा, तीनों सा आते हैं, लेकिन हा नहीं आता है। हा कैसे याद करेंगे, नहीं आएगा। आ कह रहा है जो आ लगा है ना, आ कह रहा है कि हा नहीं आएगा, आ क्या कह रहा है कि हा नहीं आएगा। तो आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा कि कौन कौन से होते हैं, का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, और तीनों हमारे सा आते हैं, और हा इसमें नहीं आता। बहुत बार ये पूछा जाएगा कि अघोष व्यंजन में हा आता है, नहीं, अघोष व्यंजन में हा नहीं आता है। तो हा क्यों नहीं आता है, आ कह रहा है कि हा नहीं। इस प्रकार से आप लोग इसको याद करिएगा। और अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आप लोग कितना बताएंगे, 13। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सघोष व्यंजन के। अघोष व्यंजन हो गया। अघोष व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा होता है, हा नहीं होता है। आप लोग इसको याद करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हा नहीं होता है। अघोष व्यंजन में क्या नहीं होता है, हा। और कितने वर्ड होते हैं पूछेगा अघोष व्यंजन में, तो आप लोग बताएंगे 13। तीनों सा आते हैं, लेकिन हा नहीं आता है। अब आप लोग डालिएगा हेडिंग क्या, सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन, दोनों प्रकार इसको कहते हैं। आप कहिएगा, डालिए हेडिंग सघोष या घोष व्यंजन। इसमें आप लोग लिखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरयंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, उसे सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, उसे सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। और अघोष व्यंजन में क्या होता है, हमारे स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। तो 2 लाइन परिभाषा बताना चाहेंगे सघोष से अघोष का। इसमें बता देंगे, अघोष में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, और सघोष में जो है क्या होता है, स्वर यंत्र में कंपन होता है। इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग जानते हैं कि सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आप लोग नोट करिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, आप लोग नोट करिए, गा घा ङा। इसमें ये कौन होते हैं, सघोष होते हैं। इनको बोलते हैं, देखिए आपके यहाँ पर विशेष प्रकार की कंपन आएगी गले में। आप देखिए क्या होते हैं, घा ङा। तो आप लोग देखिए विशेष प्रकार के जा झा कंपन आपको खुद ही महसूस होगा, कंपन हो रहा है। और क्या आता है हमारा, इसमें आता है हमारा या रा ला वा। और क्या आता है, हा इसमें आता है। हा किसमें आता है, हा क्या है, असघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन नहीं है, इसमें हा आता है। और क्या आता है हमारा जो है, हम लोग पढ़े थे क्या, द्विगुण व्यंजन। क्या पढ़े थे, द्विगुण व्यंजन ना। कौन कौन से होते हैं, 2। ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों हमारे आते हैं सघोष व्यंजन में। किस में आते हैं, सघोष व्यंजन में। और क्या आता है, और आता है हमारा सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, घोष होते हैं ना। तो सभी स्वर क्या बताएंगे आप लोग, सभी स्वर क्या क्या आते हैं,
तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा आता है कौन सा है? गा घा अंगा जा झा इया डा ढा अड़ा दा धा ना बा भा मा। और क्या आते हैं हमारे? या रा ला वा और हा। और क्या आता है हमारे? द्विगुण व्यंजन। दोनों द्विगुण व्यंजन होते हैं। ताड़नजात जिसको व्यंजन जिसमें ताड़नजात चिन्ह लगा होता है, इसको इसमें किस में रखते हैं हम लोग? सघोष में रखते हैं। और सभी स्वर, आपको बताया था ना कि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर हमारे होते हैं सघोष होते हैं, पहले लिखवाया गया है आपको। तो आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं इसको कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और क्या आता है हमारा? इसी में हम लोग लिख देंगे हा। क्या? हा। और क्या आता है हमारा? इसी में हम लोग लिख देंगे क्या? हमारे दोनों द्विगुण व्यंजन ना। और क्या आता है हमारे? सभी स्वर। तो कौन कौन सा आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन और हा। और हमारे द्विगुण व्यंजन और सभी स्वर क्या आते हैं? किस में आते हैं? हमारे सघोष व्यंजन में आते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या रा ला वा और हा। हाँ, तो एक उस व्यंजन है ना, हम लोग पहले की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उस व्यंजन कौन से होते हैं, फिर वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं। आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से बताया गया है। और फिर आप इसमें कौन कौन से आते हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए। ट्रिक है क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और हा। और द्विगुण व्यंजन कोई पूछेगा किस में आता है तो आप किस में बताएंगे? आप लोग बताएंगे ये होते हैं क्या? सघोष। और सभी स्वर किस में आते हैं? तो सघोष में आते हैं। देखो, स्वरों को पढ़ते समय हमारे गले में किसी न किसी प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है। आप स्वर पढ़िए। तो ये था हमारा जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। आज हम लोगों ने पढ़ा कि अभ्यांतर प्रश्न, उच्चारण के प्रश्न के आधार पर हम लोगों ने व्यंजन को वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अभी उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उच्चारण प्रश्न और उच्चारण स्थान में बहुत अंतर होता है। तो हम लोगों ने देखा उच्चारण प्रश्न के आधार पर व्यंजनों को दो प्रकार हम लोगों ने बांटा। एक बांटा अभ्यांतर प्रश्न, एक बांटा बाह्य प्रश्न। हम लोगों ने देखा अभ्यांतर प्रश्न कैसे कहते हैं? जैसे ध्वनि की उत्पन्न होने से पहले वागेंद्रीय की क्रिया को क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रश्न कहते हैं। फिर अभ्यांतर प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, कहाँ से उनका उच्चारण होता है, उसको हम लोगों ने देखा। फिर आज हम लोगों ने बाह्य प्रश्न कैसे कहते हैं? ध्वनि उत्पन्न होने की बाद की क्रिया को बाह्य प्रश्न कहते हैं। और बाह्य प्रश्न के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण किए। और पहला वर्गीकरण किस पे किए हैं? घोषत्व के आधार पर। और घोषत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। तो अघोष के बारे में हम लोग क्या पढ़ा? स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, अघोष है। और जब स्वर यंत्र में कंपन होता है कौन सा होता है? सघोष होते हैं। तो पूछे जाने की अघोष से ज़्यादा हा जो है कन्फ्यूजन से ज़्यादा करता है। हा क्या अघोष है कि सघोष है? तो आ जो है अघोष नहीं है, क्या है? सघोष है। उसमें हम लोग तीनों जो हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं, चार होते हैं, सा 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 हा। उसमें तीन तो होते हैं, तीनों सा होते हैं, लेकिन हा जो है अघोष व्यंजन में नहीं होता। इसमें चला था हमारे सघोष व्यंजन में। फिर हम लोग सघोष व्यंजन देख रहे हैं जिसमें स्वर यंत्रों में कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या अंतः व्यंजन? हा। और विशेष ध्यान दीजिए, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण देखा। अब हमारा अगला वर्गीकरण होगा बाह्य प्रश्न के आधार पर ही। हमारा जो दूसरा प्रकार होगा पाढ़तत्व के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करिए। ध्यान रखिए क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए। हम इसीलिए मैं 2-3 बार बताता हूँ, आप लोग यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। आप शुरुआत से पढ़िए और अच्छे करिए। जब हमारा लोगों का पहला यूनिट अभी चल रहा है वर्णमाला, जब वर्णमाला समाप्त हो जाएगा तब आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद तब क्लास की वैल्यू आप लोगों को पता चलेगी कि हम लोग कैसा आपको कंटेंट दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं। कोई भी कम ही पढ़ाएंगे लेकिन गलत नहीं पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे एकदम पूरी साक्ष्य के साथ आपको पढ़ाएंगे, सही पढ़ाया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में
पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, और आने वाले जो हमारे क्या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़िए, और मैथ की क्लास जो चल रही है आप लोग लगातार जुड़िए, देखिए। और हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी बना दिए। अभी सर आरवी सर आएंगे, इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। तो टेलीग्राम पर हम लोग जो है आपको पेट के लिए तैयारी करने के लिए हम लोग जो जीएस की सीरीज ले आ रहे हैं उसी भी पढ़ाएंगे। और मैथ की क्लास तो यहाँ पर आरबी सर की चल ही रही है, ग्राफ की आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक जो है सक्सेस सेंटर से जुड़िए। हम लोग जितना प्रयास हो रहा है आप लोगों के लिए कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, और आप लोग बस मेहनत करते रहिए। और अभी आरबी सर आज अनाउंस करने वाले हैं टेलीग्राम पे आपको कैसे कौन सी चीज़ आपको जीएस की जो सीरीज चलने वाली कौन कौन कैसे पढ़ाएगा, और लगभग जो है बनकर सब तैयार है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे। आप लोग नोट्स जो है अच्छे से बनाते रहिए। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, विश्वास मानिएगा कि आप लोगों को कितनी खुशी मिलेगी। इसी क्लास से आप लोगों के बहुत से सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो भी डाउट होगा आप लोग जो है कमेंट माध्यम से हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो अधिक से अधिक जुड़िए और लाइक कराइए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग बताइए अपने जो मित्र हों यार हों उनसे बताइए कि सक्सेस सेंटर से आप लोग जुड़िए, और जो है बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है उस पर। तो ठीक है, अब आपसे हम यहीं से विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद साथियों।